हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमारे इस चैनल में आपका दिल खोल कर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में ज्योग्राफी का एमसीक्यू का सेट लेके आया हूं। जैसा जैसा आपका सपोर्ट मिलता जाएगा मैं आगे भी और भी एमसीक्यू के सेट लेके आऊँगा। 2 कदम आप आइए, 2 कदम मैं आऊँगा, एक न एक दिन मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और देखो पहले मैं एक बात समझाता हूं, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन समझना आप है क्या। अगर मैं अर्थ को बनाऊं तो अर्थ का जो सेफ होता है ना, वो एग्जैक्टली आप ग्लोब में देखोगे कि ग्लोब दिखता है, वो ऐसा है नहीं। वो एग्जैक्टली कैसा है, वो कुछ मतलब एक सेफ स्फीयर का आकार नहीं है। इसको बोलते हैं ज्वाइड। ठीक है, ज्वाइड आकार का इसको बोलते हैं। इसको एक शेप में करने के लिए हमने क्या किया, एक काल्पनिक रेखा को खींच दिया। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा को इस तरह से इन रेखाओं को ऐसे करके मिला दिया। क्लियर है। अब हम इसको हम एक ग्लोब के रूप में देखते हैं। अब अगर मैं इस शेप को बनाऊं, ठीक है, तो अब होता क्या है, एक काल्पनिक रेखा के जरिए इसको हमने बांट दिया। इसको बोलते हैं 0 डिग्री की इक्वेटोरियल लाइन या भूमध्य रेखा। ठीक है, अब ये गोला था, गोले को हमने आधे भाग में बांट दिया। तो हम इसको बोलेंगे, आप दुनिया का कोई भी मैप उठाओ, आप कुछ भी आप उठाओ, अगर आपके सामने आप वो रखा हुआ है, चाहे कॉपी उठाओ, तो उसका ये वाला जो हिस्सा होगा वो पूर्व का हिस्सा होगा यानी ईस्ट का, ये वाला जो हिस्सा होगा वो वेस्ट का होगा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो होगा वो नॉर्थ का होगा, उत्तर, और ये वाला जो हिस्सा होगा वो साउथ का होगा यानी दक्षिण। क्लियर है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, गोले का आधा भाग मतलब गोलार्ध, तो हम इधर वाले भाग को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और इधर वाले भाग को क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब सूर्य क्या होता है, जो हमारा सन है, वो इस पृथ्वी पर उसका एक वो है, लिमिट है कि वो यहां से यहां से यहां जाता है। तो वो कितने दूरी पे जाता है, अगर मैं इसको सेंटर लाइन मानूं, तो सेंट्रल लाइन मानने के बाद यहां से 23.5 डिग्री पे अगर मैं एक रेखा खींचूं, तो इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा यानी। ठीक है, और यहां से अगर मैं 23.5 डिग्री इधर खींचूं, ठीक है, तो ये वाली जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। क्लियर हो गया। भारत की जो स्थिति है ना, भारत जो है हमारा, वो एग्जैक्टली इस जगह पर स्थित है। तो कर्क रेखा भारत से ही होकर जाएगी, ये तो क्लियर है। और इस ग्लोब पर बहुत सारे देश हैं, तो कर्क रेखा और भी देशों के साथ होकर जाएगी। तो हम इसको देखते हैं कि ये किन किन देशों के साथ होकर जाती है और भारत में ये कैसे कैसे होकर जाती है। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये देखो, ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया में ये रेखा कितने जगह से होकर जाती है। ठीक है, तो देखो है क्या, पहला कहां से जा रही है, ये गुजरात। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, ये पहला गुजरात, फिर इसके बाद देखो राजस्थान में थोड़ा सा हिस्सा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद से देखो ये गुजरात से होता हुआ, ठीक है, इसके बाद देखो ये राजस्थान, और इसके बाद फिर ये मध्य प्रदेश होते हुए फिर ये छत्तीसगढ़। ठीक है, 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, और इसके बाद बिहार जो है उसी समय पे झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। इसके बाद कहां से जा रही है, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल है, और ये तो अब बांग्लादेश हो गया। फिर अपना कौन सा आता है, ये त्रिपुरा वाला हिस्सा। ठीक है, और इसके बाद ये मिजोरम। टोटल कितने राज्य हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। अगर इसे याद भी करना है तो नॉर्मल एक ट्रिक आप याद रखो। ठीक है, पंडित झगूराम के 6 मित्र, प्रॉपर देखना, यहां तक आ रहा है, हाँ, 6 मित्र। तो पंडित से पश्चिम बंगाल, झ से झारखंड, गु से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 8 राज्य हो गए। ठीक है, इनका पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की तरफ भी इनकी संख्या कभी कभी पूछ लेता है। तो आप देखो, अगर मैं पूरब से पश्चिम की तरफ जाऊं, ठीक है, तो आपको पहले ही बताया ये हिस्सा पूर्व, ये हिस्सा पश्चिम का। क्लियर है। तो अगर मैं इधर से जाता हूं, तो पहले कौन सा, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इधर से भी जाएंगे तो कुछ सीन वैसे ही होगा। क्लियर हो गया।
तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा इसमें से? ठीक है, अभी मैं बताया था ना पंडित जगूराम के 6 मित्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? झारखंड। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट चले। अच्छा एक चीज और, ये मैं बता दूं आपको, ये जो अपना ये है, ये तो इंडिया के बारे में हो गया। अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में ये तीन महा उससे द्वीपों से होकर जाता है। ठीक है, तीन कौन कौन से हैं वो? ठीक है, अगर मैं बात करूं, एक तो हो गया उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया? ठीक है, दूसरा हो गया अफ्रीका, ठीक, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? एशिया। क्लियर है? ये 3 महाद्वीपों से भी होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। इसको देख लो ये कैसे कैसे होकर गुजर रही है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इधर से शुरू होगा, ठीक है, यहां से शुरू होगा, तो पहला कौन सा आएगा? मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको के बाद बहमास। क्लियर? मैक्सिको, इसके बाद बहमास, ये 2 उत्तरी अमेरिका के हो गए। अब इसके बाद कहां आएंगे हम लोग? अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये है पश्चिमी सहारा। ठीक है, यहां से होते हुए ये पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा होते हुए, ठीक है, मैरितानिया, मैरितानिया के बाद, ठीक है, फिर हिस्सा पड़ेगा कहां? माली, फिर अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया के बाद फिर ये कहां जाएगा? ठीक है, क्या बोलते हैं, ये नाइजर और लीबिया। नाइजर में भी थोड़ा सा हिस्सा इसका टच होता है, तो नाइजर, फिर लीबिया, इसके बाद इजिप्ट, इसके बाद यहां तक अफ्रीका खत्म। क्लियर हो गया? इसके बाद कौन सा? सऊदी अरब, इसके बाद यूएई और फिर ओमान। क्लियर हो गया? ठीक है, यूएई और ओमान, ये 3 हो गए यहां पे। यहां तक बात समझ में आई? पहला मैक्सिको, दूसरा बहमास, तीसरा, अब यहां से उत्तरी अमेरिका खत्म, अब यहां पे कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका में भी कौन सा? पश्चिमी सहारा, मैरितानिया, माली, अल्जीरिया, फिर इसके बाद नाइजर का थोड़ा सा हिस्सा, लीबिया, इजिप्ट, यहां अफ्रीका खत्म। अब एशिया, सऊदी अरब, इसके बाद यूएई, फिर ओमान। अब ये कहां घुसा? इंडिया। इंडिया में कितने राज्य से होकर जा रहा था? 8 राज्य से होकर जा रहा था। इसके बाद फिर यहां से जब निकला तो कहां गया? अगर इंडिया में आया तो फिर इसके बाद म्यांमार, और फिर ये चाइना का हिस्सा लग जाता है। क्लियर है? ठीक है, और इसके बाद ये देखो बांग्लादेश भी यहाँ पे टच हो रहा है कि नहीं? बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, और फिर ये ताइवान। क्लियर है? टोटल कितने देशों से होकर जाता है? तो टोटल 17 देशों से होकर जाता है कर्क रेखा। यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, टोटल 17 देश से होकर जा रहा है। अगर भारत में पूछा जाए भारत में कितना, तो 8 राज्यों से होकर जा रहा है। क्लोज कर देना, 8 राज्यों से होकर जा रहा है। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद क्लियर? आगे चले? ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लो आप। अच्छा चलो नेक्स्ट, वहां आगे बता दूंगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? ऑप्शन है गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के दक्षिण में, और इसके बाद कन्याकुमारी के दक्षिण में। अब बताओ कहां पे? कन्याकुमारी। अच्छा, तुम लोगों का तुक्का मारने का तरीका भी कुछ ऐसा होता है ना। एक बार क्या था, मैं ट्रेन से आ रहा था, किसी चीज का पेपर था, और वो पेपर टोटल 200 नंबर का पेपर था। अब 200 नंबर में ट्रेन में नीचे 2 बच्चे बैठे हुए थे, वो क्या कर रहे थे? अपना क्वेश्चन आंसर मिला रहे थे। तो एक क्या कह रहा है कि 50 क्वेश्चन मैथ का था, 50 में से 40 किया हूं, 40 में से तो पक्का है कि 30 सही हो जाएगा, 30 नंबर तो हम इधर से पा गए। दूसरा क्या था, एक दूसरे में बोला रीजनिंग में मैं 50 का 50 किया हूं, ब्रह्मा भी उतर जाएंगे तो 40 तो सही होगा, मतलब 40 30 70 हो गया मेरा। अब 100 नंबर जीएस का था, 100 का 100 तुक्का मारा हूं, 17 तो नहीं सही होगा। तो दूसरा वाला बोल रहा है काहे नहीं होगा, हम क्या, मेरे को लगा कि मिठाई उठाई ना बांट देते ट्रेन में। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा क्लियर हो गया? ठीक, उसका सिलेक्शन में पक्का हो गया, आपसे में जोड़ लिया। क्लियर? देखो अभी क्या था, मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है। अगर मैं भारत को बनाऊं ऐसे, पहले यहां मैप पे समझ लो, फिर इसके बाद मैं समझाता हूं आगे। क्लियर है? ये वाला हिस्सा तमिलनाडु का। क्लियर है? आगे यहां तक समझ में? यहां से जब आगे की तरफ जाओगे तो ये 12 किलोमीटर का एक पुल पड़ता है, 12 किलोमीटर का एक पुल पड़ता है। क्लियर है? इस जगह पर है पंबन द्वीप। ठीक है, इस जगह पर है पंबन द्वीप। इसी पंबन द्वीप पर एक मंदिर है, और इस मंदिर को बोलते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम।
ठीक है, और इसी वजह से पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है यहां तक, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो रामेश्वरम के नाम से ये जो पंबन द्वीप का ये आखिरी छोर है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं धनुष कोड़ी। धनुष कोड़ी, क्लियर, धनुष कोड़ी, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ये धनुष कोड़ी है, यहां से अब यहीं से राम सेतु शुरू हो जाता है, यहीं से राम सेतु शुरू हो जाता है। ये टोटल कितना है? ये टोटल 48 किलोमीटर के आसपास है। यहां पर है आपका श्रीलंका वाला पोर्शन, ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे ये है तलैया मन्नार, ये है तलैया मन्नार, क्लियर है। इधर है आपका बे ऑफ बंगाल और इधर है आपका मन्नार की खाड़ी, ये है आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब बताओ मन्नार की खाड़ी ये किधर है? तमिलनाडु के दक्षिण में है कि तमिलनाडु के पूर्व में है? तमिलनाडु के पूर्व में। मैंने अभी बताया था ना मैप का इधर वाला हिस्सा पूर्व का हिस्सा होता है, ठीक है, तो कौन सा हिस्सा आया? पूर्व का हिस्सा है। क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत? ठीक है, नहीं ना, तो तमिलनाडु के पूर्व में इसका आंसर होगा। मेरी बात आई समझ में? अब इसको समझना है तो थोड़ा सा मैप पे समझ लो। ये रहा, देखो ये है तमिलनाडु, साफ थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा, ये है तमिलनाडु का हिस्सा, ठीक है, और ये है अब तुम्हारा आपका पंबन द्वीप। क्लियर है, यहीं पर रामेश्वरम है। आ गया समझ में? यहीं से ये राम सेतु पुल शुरू होता है, ये है तलैया मन्नार का हिस्सा। क्लियर है, ये 48 किलोमीटर पड़ता है और ये वाला जो यहां से यहां तक का है, ठीक है, ये है आपका 12 किलोमीटर का। क्लियर है, यहां से यहां तक ये है मन्नार की खाड़ी आपका, ठीक है, देखो गल्फ ऑफ मन्नार। क्लियर हो गया, यहाँ पे ये है तलैया मन्नार। क्लियर है, और ये श्रीलंका की राजधानी। आ गया मेरी बात समझ में? अभी करंट का एक न्यूज था, एक लड़की थी रिया राय करके, रिया राय करके, ठीक है, रिया राय ने यहां तलैया मन्नार से धनुष कोटी तक का सफर 13 घंटे 5 मिनट में तैर कर पार किया है, तैर कर पार किया है। क्लियर है, 13 घंटा 5 मिनट। ये करंट अफेयर का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया, ठीक है, ऐसे तो ये वाला पूरा इतना, यहां तक बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत का अधिकांश रबड़ उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, तो बताओ किस राज्य में होता है? केरल, ठीक है, सही। देखो है क्या, समझना मेरी बात, जो रबड़ है ना, ठीक है, ये अच्छा रबड़ की खेती तमिलनाडु में और केरल दोनों जगह पे होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां होता है? केरल में होता है। क्लियर है, तो नजदीक का आंसर कौन सा हुआ? केरल हुआ। रबड़ जो है ना आपका, ठीक है, ये लेटेक्स से प्राप्त होता है, ठीक है, ये लेटेक्स से प्राप्त होता है। लेटेक्स एक प्रकार का दूध होता है। अब देखो रबड़ का जो पेड़ है ना, भारत में नहीं, अगर मैं विश्व की बात करूं तो 2500 से भी ज्यादा प्रजातियों के पेड़ हैं, ठीक है, भारत पूरे उसमें, लेकिन एक अच्छी प्रजाति का जिसको आप रबड़ बोलते हो ना, ठीक है, वो किससे मिलता है? तो एक वृक्ष है, ठीक है, हैविया, ठीक है, ब्रासिलियानेसिस, ठीक है, ये एक वृक्ष है। इस वृक्ष से जो दूध निकलता है ना, ठीक है, उससे वो जो इससे जो उसी दूध को लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है, इससे जो निकलता है और वही प्योर जो है रबड़ के रूप में, प्राकृतिक रबड़ के रूप में माना जाता है। लेकिन ये बहुत लचीला होता है। अब समझना, इस दूध में दूध जैसा पदार्थ होता है तो इसमें पानी की मात्रा है या नहीं है? पानी की भी मात्रा है प्रॉपर। तो पानी की मात्रा को निकालने के लिए इसमें हम लोग फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल करने के बाद होता क्या है? पानी छन के अलग हो जाता है और रबड़ जो है अलग हो जाता है। लेकिन ये रबड़ इतना लचीला होता है कि इस रबड़ से आप टायर नहीं बना सकते, या जितनी भी आप लचीली चीजें देख रहे हो ना, आप उसको वो सारी चीजें नहीं बना सकते। क्लियर है? तो इसके साथ करते क्या है, एक ब्लैक कार्बन का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पाउडर इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लैक कलर का जो पाउडर, ये ब्लैक कार्बन जो पाउडर है ना, जब इस पे इस्तेमाल करते हैं तो ये जो कोमल था ना, रबड़ जो है लचीला था ना, इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी कम होती है। लेकिन जैसे ही इसको
हमने क्या किया, मिलाया, इसकी डेंसिटी घनत्व तो बढ़ जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा। अब इससे हम अभी इस रबड़ से हम क्या करेंगे, टायर बना लेंगे, या हार्ड रबड़ की जो चीजें होती है ना वो। यही कारण है कि गाड़ी किसी भी कलर की हो लेकिन टायर हमेशा उसका ब्लैक ही होता है। मेरी बात आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आ गया समझ में यहां तक? कोई समस्या नहीं? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, केरल। क्लियर? मैं टिक लगा देता हूं। ठीक है, केरल। आ गया समझ में? नेक्स्ट चले। देखो, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? ठीक है, तो आप देखे होगे, अच्छा देखे होगे, अभी एक पिक्चर आया होगा, है ना? ठीक है, पुष्पा। हाँ, मैं झुकेगा नहीं साला। हाँ, और तुम लोगों का हिसाब क्या है, किताब क्या है कि मैं पढ़ेगा नहीं साला। घर वाला चाहे घर वाले कुछ भी कर लें, एक हार्मोन्स होता है, उस हार्मोन्स का नाम है, ठीक है, एक हार्मोन्स होता है, उस हार्मोन्स का नाम है मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन। ये क्या काम करता है, इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। ये हार्मोन्स क्या काम करता है कि अगर कोई भी काम आपने 21 दिन तक कर लिया है तो वो आपकी आदत हो जाती है। बस एक चीज को छोड़ के कि अगर कोई इंसान 21 साल भी पढ़ा ले तो ये कभी आदत नहीं बनेगा। बाकी हर काम अगर आप 21 दिन कर लोगे तो वो आदत बन जाएगा। यही चलता है। ठीक है, चलो आगे चले। ठीक है कि नहीं? ऐसा है या अब बोल भी रहा है? यस सर। ठीक है, तो देखो है क्या इसमें, इसमें जो होता है ना, ये जो खेती होती है वो एग्जैक्टली नीलगिरी पहाड़ियों पे होती है। नीलगिरी पहाड़ी को अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से बनाऊं, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये हो गया नीलगिरी पर्वत, और ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका पूर्वी घाट, और ये है आपका पश्चिमी, सॉरी ये है आपका पूर्वी घाट, और ये है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, और ये जो हिस्सा है ये है नीलगिरी पर्वत का। क्लियर हो गया? अब इस नीलगिरी पर्वत पे ही सबसे ज्यादा खेती होती है। नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। लेकिन सबसे ज्यादा खेती कहां होती है चंदन के वृक्ष की? कर्नाटक में। तो राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। अब ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है ना वो डोटा बेटा है, डोटा बेटा। ठीक है, 2637 इसकी मीटर इसकी ऊंचाई है। डोटा बेटा सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पर्वत की। क्लियर है? ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य है, या दोनों घाट को जोड़ता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कर्नाटक। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, ऐसा यहाँ पे भी कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, और ये सब, ये स्टैटिक जीके का पोर्शन हो जाता है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो भारत में सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है वो कौन सा है? ठीक है, वो है सिक्किम। क्लियर है? अगर पूछे सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है तो है उत्तर प्रदेश। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो कुछ उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क हैं, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, चंबल नेशनल पार्क। क्लियर है? इसके बाद पीलीभीत नेशनल पार्क, इसके बाद से और कौन कौन सा है? चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। ठीक है, ऐसे चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है ये। क्लियर है? तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? सिक्किम। कोई दिक्कत नहीं ना? सिक्किम को चिकन नेक की संज्ञा भी दी जाती है, सिक्किम को चिकन नेक की संज्ञा भी दी जाती है। आप ऐसे इसको समझ लो, सिक्किम को चिकन नेक की संज्ञा दी जाती है। ये देखो सिक्किम का जो पोर्शन आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो सिक्किम का पोर्शन देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये मुर्गी के गर्दन की तरह उठा हुआ है। क्लियर? इसीलिए इसको चिकन नेक की संज्ञा दी जाती है। एक व्यक्ति है ज्योति प्रसाद, ज्योति प्रसाद, इन्होंने भारत के ये जो पूर्व में जितने राज्य हैं, जैसे ठीक है सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, इसको 7 सिस्टर का दर्जा दिया है। इसको क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर। क्लियर है? ऐसा आ गया मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? किस जगह पे थे हम लोग? हाँ, हो गया। अब देखो नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्लियर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है, अब देखो अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं, ठीक है, अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा लक्षद्वीप। ठीक है, और अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्य की बात करूं तो वो है कौन सा? अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। मेरी बात आई समझ में? ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल केंद्र शासित प्रदेश में अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप, सबसे बड़ा राज्य अंडमान निकोबार। क्लियर है? इस बात को आप मैप में यहां देख लो, ये है आपका अंडमान निकोबार। क्लियर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप, इस साइड है। ठीक है, अब वो भारत है इधर ऐसे। ठीक है, इधर कौन सा है? लक्षद्वीप, और ये है कौन सा? अंडमान निकोबार। क्लियर है? मेरी बात आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? इसको थोड़ा सा और साफ कर लेते, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब देखो है क्या, अंडमान निकोबार की बात करूं मैं तो अंडमान निकोबार का देखो ये है उत्तरी अंडमान, ठीक है, ये है मध्य अंडमान, ये है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ अंडमान या लोअर अंडमान। क्लियर है? आ गया मेरी बात समझ में? और ये है लिटिल अंडमान। ये चारों जो हैं वो अंडमान का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर हो गया? इधर जो है वो निकोबार है, जैसे कार निकोबार हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद देखो लिटिल निकोबार और इसके बाद ग्रेट निकोबार। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? कार निकोबार, ठीक है, इसके बाद लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। क्लियर? ये सबको मिला के हम अंडमान निकोबार बोलते हैं। अंडमान निकोबार को अलग कौन करता है? तो यहां से 10 डिग्री चैनल निकला हुआ है, ठीक है, वो करता है अंडमान निकोबार को अलग। क्लियर है? पानी का हिस्सा है, 10 डिग्री चैनल पे पड़ता है। क्लियर? तो ये करता है अंडमान को अलग और निकोबार को अलग। ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पिक है जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ठीक है, जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है, सैंडल पिक है। सैंडल पिक ये कहां है? उत्तरी अंडमान पे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब देखो अगर मैं दक्षिणी अंडमान की बात करूं, ठीक है, दक्षिणी अंडमान की बात करूं मैं तो दक्षिणी अंडमान में यहां पर ये जो आप देख रहे हो ना ये 3, ठीक है, ऐसे, तो यहां पर है नील द्वीप, यहां पर है नील द्वीप, यहां पर है हैवलॉक, हैवलॉक, ठीक है, और यहां पर है रॉस। क्लियर है? यहां पर है रॉस। क्लियर हो गया? मेरी बात आई समझ में? ठीक है, इसको मैं रेड ही ले लेता। नील, हैवलॉक और रॉस, इन तीनों द्वीपों का नाम बदल दिया गया है अभी। नील द्वीप का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है शहीद द्वीप, ये करंट का क्वेश्चन है। हैवलॉक का जो नाम है वो बदल दिया गया है, इसको कर दिया गया है स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। और रॉस द्वीप का जो नाम है इसको भी चेंज कर दिया गया है और इसको कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और इसी ठीक है, मतलब दक्षिणी अंडमान पे, ठीक है, ये साउथ अंडमान पे यहीं पे 2 पार्क हैं। ठीक है, 2 पार्क हैं, एक है महात्मा गांधी मरीन पार्क और एक है झांसी की रानी मरीन पार्क। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेना इसको। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये है अंडमान निकोबार की जो राजधानी है ना वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? ठीक है, आप देखो इस पे है ना, ये लिटिल साउथ दक्षिणी अंडमान पे ही। क्लियर हो गया? आ गया मेरी बात समझ में? ऐसा। अब देखो इसमें एक चीज और जानने लायक है,
ये जो लिटिल अंडमान है ना, ठीक है, इस लिटिल अंडमान पे एक जनजाति रहती है जिसको बोलते हैं सैम्पेन जनजाति, ठीक है, सैम्पेन जनजाति। ये जनजाति नरभक्षी होती है, आदमी को मार के खाती है, क्लियर है, ऐसा सैम्पेन जनजाति। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर मैं ये भारत को अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो भारत का एक मुख्य बिंदु तो ये हो गया, क्लियर है, कन्याकुमारी, क्लियर, इधर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो एक भारत का आखिरी पॉइंट ये हो गया। क्लियर हो गया मेरी बात। तो अगर मैं इस ग्लोब को यहां बनाऊं ऐसे, ठीक है, और यहां से अगर आप भारत की तरफ, भारत यहां पे है, यहां से जब आप उत्तर की तरफ बढ़ोगे तो ये जो है अंडमान निकोबार का, ये है 6.4 डिग्री पर, ठीक है, और ये है 8.4 डिग्री पर। क्लियर हो गया। तो 6.4 डिग्री पे इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, वो यहीं पर स्थित है। भारत का सबसे आखिरी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर समझ में आया, ठीक है, ऐसा आगे चलूं, ठीक है। देखो, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो देखो, अगर मैं इस तरह बनाऊं तो सबसे लंबी तटीय रेखा जो है वो गुजरात की है, ठीक है, गुजरात की है। क्लियर है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? गुजरात। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, समझने लायक ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहां पर है? तो देखो, ये है क्या, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय हुआ क्या था 1878 की अगर मैं बात करूं तो ये है, पड़ेगा वैसे देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय जो है ये देहरादून में पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1878 में इसको ब्रिटिश इंपीरियल इंस्टीट्यूट के नाम से इसको मान्यता मिली थी। क्लियर हो गया। बाद में क्या हुआ 1906 में, ठीक है, आपको पता है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। जब बंगाल का, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल के विभाजन के टाइम पे जो वहां की महिलाएं थी, ठीक है, उन्होंने सफेद साड़ी पहनी, चूड़ियां फोड़ी, सिंदूर मिटाई, और बंगाल की अर्थी निकाली गई थी, अमार सुनार बांग्ला करके, ठीक है, मतलब ऐसा अपने स्वदेश से जो प्रेम था उस वक्त वो देखने को मिला। तो 1906 में, ठीक है, 1905 में, 1906 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ठीक है, इसका नाम बदलकर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद बात आई 1938 की। 1938 में इसको इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के कॉलेज के नाम से इसको मान्यता मिल गई। तो अभी इसका मुख्यालय कहां पे है? देहरादून। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा देखो, 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, और 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो क्या बोलते थे, एक दो पंच था उसमें, एक उदारवादी था, एक उग्रवादी था। बाल गंगाधर तिलक अच्छी खासी पर्सनालिटी थी, भाषण दे रहे थे, ठीक है, और उसी बीच में जब विचारों का मैच नहीं हुआ, ठीक है, तो कुछ लोग उनको एक साइड खींचने लगे और कुछ लोग उनको एक साइड खींचने लगे। एक साइड बना गरम दल, एक साइड बना नरम दल। क्लियर हो गया, दो विचारधाराएं बट गई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये देहरादून। क्लियर, आगे चलें, ठीक है। अब देखो अगला है झूम क्या है, ठीक है। तो झूम जो है वो एक प्रकार की क्या है, खेती है। होता क्या है, पहले लोग क्या करते थे, देखो भारत में 75% लोग कृषि पर आधारित थे भारत की आजादी के बाद। क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब था क्या कि लोग क्या करते थे, खेती सबसे ज्यादा होती थी, उतना ज्यादा सुविधा संसाधन थे नहीं, पहाड़ों पे लोग और इधर आदिवासी इन सब क्षेत्रों में रहते थे। तो था क्या, ये क्या करते थे कि जैसे एक कोई जमीन है, इस जमीन पर घास फूस और ये सब उग गया, ठीक है, इसको जला दिए, जलने के बाद वो राख का काम कर गया। इसके बाद अब वो जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ गई, यहां पे वो खेती की है। जब फसल उग गई, फसल काट लिए, उर्वरक शक्ति तो कम हो गया। अब ये क्या करेंगे, इस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाए, ठीक है। जब इस जगह को छोड़ के वो कहीं और चले जाएंगे तो अब यहां पर क्या करेंगे, वो इसी तरह की खेती करेंगे, जमीन जला के या फिर ऐसे उर्वरक शक्ति बढ़ाएंगे। फिर कुछ समय के बाद कहीं और चले जाएंगे। मेरी बात आई समझ में?
फिर एक समय के बाद फिर यहां पे आएंगे। आ रहा है समझ में? तो ये एक जगह से एक जगह टिक के खेती नहीं करते, इसी को कहते हैं झूमिंग खेती या हस्तांतरित खेती। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इधर उड़ीसा के क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की क्या है, कृषि का तरीका है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक, इसको सही कर लेना। ठीक है, हरित क्रांति से संबंधित वैज्ञानिक। ठीक है, कौन से हैं इनमें से? ठीक है, तो देखो हरित क्रांति से जो संबंधित वैज्ञानिक है ना, ठीक है, वो कौन है? हरित क्रांति से संबंधित जो वैज्ञानिक है वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। हुआ क्या था, भारत की आजादी से पहले मैंने अभी बताया 75% लोग कृषि पर आधारित थे, पर कोई भी सुख सुविधा तो थी नहीं कोई विशेष। आ रहा है समझ में? मतलब ये वर्षा पे डिपेंड होते थे, जितनी बारिश होगी जैसी फसल होगी लोग वैसा काट लेंगे। मेरी बात आई समझ में? ठीक है, ऐसा यही चलता था, तो कृषि का विकास बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। तो नॉर्मन बोरलॉग थे, इन्होंने क्या किया, एक उच्च स्तर के गेहूं का वो किया। क्लियर है? अब जब ये क्या किए, इनको जगह जगह पे फैलाया जाने लगा। क्लियर है? ये शुरुआत थी 1960 में। ठीक है, जिससे फसलों की, अब गेहूं की उर्वरक शक्ति बढ़ी। धीरे धीरे जब हर जगह कोई भी चीज जब फैलने लगेगी तो एक तरीके का क्या है, वो क्रांति ही तो है। आज के डेट में देखा जाए तो शिक्षा को जिस स्तर पे लेके जाया जा रहा है वो एक प्रकार की शिक्षा की क्रांति ही तो है। मेरी बात आई समझ में? आप देखो जितना भी आज के डेट में, आप चाहे आप रेलवे के एग्जाम देख लो, चाहे आप जो भी, अगर छोटा मोटा भी कोई घोटाला हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो लोग, और सबसे ज्यादा बच्चों के साथ साथ सबसे ज्यादा मेहनत अगर आज के डेट में करने वाले हो गए हैं तो वो टीचर्स हो गए। ठीक है, टीचर्स अगर उतर के अगर आपके सामने आपके लिए खड़े होके आ रहे हैं तो इसका मतलब शिक्षा भी आज के डेट में एक क्रांति का ही रूप ले रही है, और आने वाले समय में नो डाउट शिक्षा आज के आगे चल के क्रांति का रूप ले लेगी। क्लियर है? ठीक है, ऐसा। मेरी बात आई समझ में? ऐसा। तो नॉर्मन बोरलॉग थे। ये बात तो है अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की। लेकिन अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत में इस हरित क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। मेरी राइटिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक क्लियर? ठीक है, अब देखो है क्या यहां तक। ठीक है, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं, ठीक है, तो आगे आप सपोर्ट करें। मैं और भी एमसीक्यू के सेट लेके आऊंगा। जैसा जैसा आपका सपोर्ट रहेगा वैसा वैसा आगे एमसीक्यू के और भी सेट आएंगे। क्लियर?